नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश व्यापार और वाणिज्य केंद्र बनने की ओर अग्रसर। भारत और ब्रिटेन के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते को अंतिम रूप दिया गया। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल देश के 244 जिलों में कल आयोजित किया जाएगा। केंद्र ने अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। कतर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के सभी कदमों का पूरा समर्थन व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। संसद के दूसरे दौर के मतदान के बाद कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर, राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुंबई में मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश व्यापार और वाणिज्य केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और भारतीय व्यापार तथा एमएसएमई के लिए नए अवसर सृजित करेगा। नई दिल्ली में एक निजी टेलीविजन चैनल के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस के साथ व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के साथ सक्रियता से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। हम जनता में जनार्दन देखने वाले लोग हैं। पहले सरकार में माई बाप कल्चर हावी होता, अब जनता की सेवा की भावना ही उसी को लेकर काम होता है। सरकार खुद नागरिक तक सेवा पहुंचाने की पहल करती है। यहां बहुत से नौजवान साथी हैं। आजकल तो आप हर फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। एक समय था जब अपने ही डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब आप वही सारे काम सेल्फ अटेस्ट करके भी कर सकते हैं। भारत और ब्रिटेन ने महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ दोहरा योगदान समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक समझौते दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देंगे। एक रिपोर्ट। वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादों और सेवाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने की दिशा में ये मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए काफी मददगार साबित होगा। यह सभी क्षेत्रों में वस्तुओं की बाजार पहुंच को आसान बनाएगा। भारत को लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क के खत्म होने से काफी लाभ होगा, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% है। यह समझौता कपड़े, चमड़े, जूते, खिलौने, रत्न आभूषण और इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देगा। इससे ब्रिटेन और अन्य देशों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी, जिससे भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बात की और उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट। कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन किया जाएगा। साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का भी परीक्षण होगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। 7 मई को सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और रिहर्सल है और एनसीसी कैडेट्स इस मॉक ड्रिल के अंदर हिस्सा लेंगे। फायर फाइटिंग कैसे की जाए, रेस्क्यू एक्टिविटी कैसे की जाए, कैमोफ्लेज में कैसे हम मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन में है। इस बीच कल होने वाली इस ड्रिल से पहले दिल्ली में कनॉट प्लेस सहित प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर कल के अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार है। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर को श्रेणी ए, बागपत और मुजफ्फरनगर को सी श्रेणी में ड्रिल का प्रदर्शन करना है। आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्सी का तालाब, मुगलसराय और सरसावा को बी श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि केंद्र ने मॉक ड्रिल के लिए 19 जिलों की पहचान की है, लेकिन कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक मॉक ड्रिल की जाएगी। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं। यहां की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए सभी जिलों में मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए। इस अभ्यास में पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, आपदा प्रतिक्रिया दल जैसी कई एजेंसियां शामिल होंगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल 6 जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में होंगी। पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा और सभी उपाय अपनाए जाएंगे क्योंकि ये युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने का अभ्यास है। पटना जिले में कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय लिया गया है। 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके चिन्हित किया है पूरे शहर में, जहां पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री अल थानी ने पहलगाम में सीमा पार आतंकवादी हमले में जान माल के नुकसान पर भारत के लोगों के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। कतर के अमीर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए उसके सभी कार्यों में पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक क्लोज डोर सत्र के दौरान पाकिस्तान पर प्रश्न उठाया है। परिषद के कई सदस्यों ने पाकिस्तान की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने स्थिति को तनावपूर्ण बताया है। इस बीच विश्व भर में भारतीय समुदाय पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण रैलियां और प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहा है। ये प्रदर्शन हिंसा की सामूहिक निंदा और आतंक के सामने शांति और न्याय के लिए एक साझा आह्वान है। देश भर के 244 जिलों में कल होने वाले नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के मद्देनजर अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कहा है कि आम लोगों को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक प्रारंभिक अभ्यास है। उन्होंने नागरिकों से स्वयंसेवकों के साथ सहयोग करने की अपील की। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये लोगों को किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का अभ्यास है।
इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा नहीं कि कल करके 3 घंटे में ये मामला खत्म हो जाएगा। कल के बाद सबको एसेस करेंगे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे कि क्या क्या खामियां रही। भविष्य में हमारा तो ये रहेगा कि इसको एक्सरसाइज को हम एक रेगुलर इंटरवल पर दोहराते रहें। ये विशेष साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नौसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2026 एक ऐतिहासिक वर्ष होगा जिसमें भारत अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई का पता लगाएगा। 2026 we hope to launch the Gaganyaan, and the same year we hope to have an immersible deep sea mission. So one Indian into the space and one Indian deep sea almost simultaneously happening. And there also we have solicited the support, the cooperation of the Navy experts. सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित मुकदमे के कारण राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 रुके हुए थे। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण की उसी स्थिति के अनुसार कराए जाएंगे जो जुलाई 2022 में बाठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले लागू थी। पीठ ने चुनाव की समय सीमा तय करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 4 माह की अवधि में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन आयोग को समय वृद्धि की मांग करने की छूट दी गई है। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि ये चुनाव बाठिया आयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगे और ये आदेश पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर प्रभाव नहीं डालेगा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संवैधानिक दायित्व का सम्मान किया जाना चाहिए और उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए जाने के बाद ये चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत हासिल करने के बाद देश का नया चांसलर चुना गया है। इस बार 630 सांसदों में से कुल 325 सांसदों ने श्री मर्ज के पक्ष में मतदान किया, जिससे वे आवश्यक 316 के आंकड़े को पार कर पाए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ओआईसी का ये बयान पाकिस्तान के इशारे जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान द्वारा ओआईसी समूह को गुमराह करने का एक और प्रयास है। भारत ने अपने आंतरिक मामलों में ओआईसी के हस्तक्षेप को खारिज कर दिया है। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के कच्छी जिले के माच शहर के पास एक काफिले पर आज हुए बम हमले में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के 7 जवान मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और अब खबरें खेल जगत से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान बनाया हुआ है। राजस्थान दूसरे, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 6 स्वर्ण के साथ कुल 19 पदक लेकर पहले, राजस्थान 6 स्वर्ण कुल 8 पदक लेकर दूसरे नंबर पर है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेजबान मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। गुजरात टाइटंस की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 15वें ओवर में 6 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश व्यापार और वाणिज्य केंद्र बनने की ओर अग्रसर। भारत और ब्रिटेन के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते को अंतिम रूप दिया गया। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कल देश के 244 जिलों में आयोजित किया जाएगा। कतर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के सभी कदमों का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। संसद के दूसरे दौर के मतदान के बाद कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया।
आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।